लीडर टीवी के प्रोग्राम इंटरव्यू में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख। और आज हम आए हैं खारादर में ईदी सेंटर में। हम एन उस जगह मौजूद हैं जहाँ कद आदम और इंसान दोस्त शख्स जनाब मोहतरम अब्दुल सत्तार ईदी साहब बैठते थे और उनकी अहलिया मोहतरमा बल्किस ईदी बैठती थी। उन दोनों के गुज़र जाने के बाद अब उनका बेटा और ईदी सेंटर का रूरमा जनाब फैसल ईदी साहब बैठते हैं। हमने सोचा कि फैसल ईदी से हम सिंधी में बात करें, मेमणी में बात करें, उर्दू में बात करें। तो फिर तय ये पाया कि 3-4 हम ज़ुबानों की पटड़ियाँ बिछा देते हैं। अब ये फैसल ईदी साहब का काम है, जिस ज़ुबान में वो आगे स्टेशन खड़ी हो गई तो दूसरी पे चल पड़ेंगे, फिर तीसरी पे चल पड़ेंगे। तो ये आज़ाद है, कोई सरहद इनके आगे नहीं है। तो हम तारुफ़ कराना चाहते हैं जनाब अब्दुल सत्तार ईदी साहब के साहबजादे फैसल ईदी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अयूब भाई? मैं ठीक हूँ, बड़ी मेहरबानी आपने टाइम दिया, मुझे खुशी होती है। और कई ज़मानों बाद मैं इसी दफ्तर में इसी जगह आया हूँ। मैं और निसार खोड़ो साहब और 2-3 सिंधी जो लीडर थे कौम परस्त, उन सब ने तय किया था कि जनाब अब्दुल सत्तार ईदी साहब से मुलाकात करें। तो फिर हम मिले थे आपके वालिद और वालदा मोहतरमा से और बहुत सारी बातें हुई थी। तो हमने अब्दुल सत्तार ईदी साहब से ये सीखा कि तालीम सब कुछ नहीं है, लेकिन नीयत इरादा अज़म हो तो 4 जमात पढ़ने वाला आदमी भी आसमानों को छू सकता है, जैसे अब्दुल सत्तार ईदी साहब है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि पहले तो मैं सोच रहा था आपसे ये पूछूं कि चूँकि आपके वालिद इतने बड़े आदमी हैं तो आपने ये रास्ता क्यों लिया है, ये बाद में पूछना हो। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि फैसल ईदी अपना तारुफ क्या कराएंगे। मेरा तारुफ जो है सबसे पहले तो ईदी साहब के बेटे की हैसियत से है, क्योंकि उनकी शख्सियत इतनी ऊंची है मेरी शख्सियत से कि मैं अपना तारुफ अलग से नहीं करा सकता। दूसरा, जो आपका सवाल था कि इस काम में मैं क्यों हूँ, ईदी साहब से मोहब्बत की वजह से। ईदी साहब से हमारा पूरा घर इतनी मोहब्बत करता था कि हर कोई ईदी साहब के साथ जोड़ना चाहता था, उनकी तकलीफ़ें कम करना चाहता था। तो मैं इनको ईदी साहब को काम करते हुए जब मैं देखता कि फ़लाँ चीज़ में उनको परेशानी हो रही है, फ़लाँ चीज़ में तकलीफ़ हो रही है, तो मैं उसको किस पे सोचना शुरू कर देता कि उस सिस्टम को अच्छा किस तरह करना है, बेहतर किस तरह करना है। और जो है वो बस ईदी साहब की मोहब्बत इतनी थी, और इंसानियत से भी मोहब्बत है। ऐसा नहीं है कि इंसानियत के काम से, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिससे किसको मोहब्बत नहीं होगी। ये इंतहाई बदकिस्मत होगा जिसको इंसानियत से मोहब्बत ना हो। और अल्लाह ने दोनों चीज़ें ही हमें मौका दिया ईदी साहब के ज़रिए, और ईदी साहब की तरबियत में हमें सादगी और किस तरीके से चीज़ें चलानी है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो ध्यान होता है वो काम की तरफ होता है कि हमें जो है वो काम को किस अच्छे तरीके से करना है, और इंसानियत से नहीं हटना, किसी किस्म का तासुब नहीं लाना। ये सारी चीज़ें सब ईदी साहब से ही सीखी हैं। न पर वो वालदेन जेको आहे वो आंगर खां वठी स्कूल पहुचाईंदा आहिनि। त तोखे कॾहिं इहो ख़्यालु न थियो त तूं वॾो डॉक्टर थिए, वॾो इंजीनियर थिए, वॾो सियासतदान थिए, इहो ख़्यालु कॾहिं न आयो? ना, तालीम जे विच असां कॾहिं भी सारा ना हुआ। अब सिंधी मुझे मुश्किल है थोड़ी हा बोलनी। ठीकु आहे, मेमणी ॻाल्हाए, उर्दू ॻाल्हाए, जेका तालीम में हम कभी भी अच्छे नहीं थे। असां सारा ना हुआ तालीम, पूरे घर में असांजे कोई भी तालीम याफ़्ता वग़ैरह ना थियो ने। स्कूलिंग भी असांजी बिल्कुलु बेसिक ने इलाइक़े जी स्कूलिंग में करी आहे, को सारी स्कूलिंग में असांखे ना हुजी आहे, ताकि इन जी वजह से असांजी स्कूलिंग को काफ़ी डिस्टर्ब हुई ने। पछे पाकिस्तान कराची जा हालात एतिरा ख़राब हुआ, हिते लसानी फसादात एतिरा थी विया हुआ कि मम्मी जो है ना वो ईदी साहब से लड़नी हुई
कि फैसल ता मतलब चुनी हुई ता तो लड़े तो ये कौम परस्तान है, कौम परस्त तो उससे आप लड़ते हो, कोई फैसल को जो है वो नुकसान पहुंचा देगा, इनको मार देगा। मैं जो है ना इनको पाकिस्तान से बाहर भेजना चाहती हूँ। तो एक फैमिली थी जो यहाँ पे लेडी डॉक्टर थी, आज से मतलब बहुत पहले मम्मी के साथ काम करती थी, मीठा दरेदी सेंटर में ड्यूटी करती थी। वो अमेरिका में सेटल हो गई थी, तो वो आई थी मम्मी के पास कि मुझे बच्चा अडॉप्ट करना है। उसका एक बच्चा मर गया था कैंसर से ना, थैलीसीमिया से। तो मम्मी ने कहा कि मेरे बेटे को ले जाओ, यहाँ पे इसको मार देंगे। ईदी साहब लड़ते हैं इन कौम परस्तों से, इनसे इनकी बनती नहीं है और इनको मार देंगे और मसला बनेगा। तो वो मैं 89 में जो है वो मम्मी ने मुझे ईदी साहब के साथ बाहर भेज दिया, मम्मी भी थी, और मैं वहाँ फ्लोरिडा चला गया। लेकिन मेरा दिल पाकिस्तान में था और मेरा बस था कि मैं कैसे वापस पाकिस्तान, और मैं होम सिक भी हो गया था। अच्छा। होम सिक भी हो गया था क्योंकि मैं इतने बड़े शहर से एक छोटे से गांव में चला गया, अमेरिका के फ्लोरिडा में एक पोर्ट शार्लेट छोटा सा गांव था, उसमें चला गया। स्कूलिंग हो गई वहाँ पे, स्कूल बहुत ज़बरदस्त थी। मैंने जो स्कूलिंग वहाँ पे देखी ना, मुझे लगा कि हमारे यहाँ पे जो है ना हमें जानवर समझ के पढ़ाया जाता है। अच्छा। और वहाँ पे किस तरीके से खेल कूद में आपको पढ़ाया जाता है, आपको समझ में भी नहीं आती और आप पढ़ जाते हो। और प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी तो बहुत ज़्यादा इजी होती है वहाँ पे, सेकेंडरी थोड़ी सी मुश्किल होना शुरू होती है। यहाँ पर तो बच्चों को मार मार के नफसियाती कर देते हैं। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज का जो सिस्टम चल रहा है आज तक उसी का, कि हम गुलामों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इनको तशद्दुद कर करके इतना आदी बना दे तशद्दुद का कि कल को ये बड़े होके कहे ना, तशद्दुद को एक्सेप्ट ही ना करें, ये मतलब एज ए लिविंग वो कर लें कि ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है तशद्दुद। हालांकि ये नहीं है। इंसान लाखों साल में तशद्दुद नहीं रहा, और तशद्दुद सिर्फ जंगों के दौरान होता था। आम ज़िंदगी के अंदर सारी ज़िंदगी माँ बच्चे को सिखाती है, तो खेल कूद में सिखाती है, सब कुछ करती है, और लाखों सालों से इंसान इसी तरह सीखता आ रहा है। तो टीचर माँ की हैसियत से होती है, उसको खेल कूद में सारी चीज़ें सिखानी चाहिए बच्चे को। हमें प्राइमरी और सेकेंडरी करके हम डॉक्टर तो नहीं बन जाएंगे ना। डॉक्टर बनने के लिए फिर वो हायर एजुकेशन में भले आप हम पे सख्ती डालें, कुछ भी करें, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन बहुत ईजी होनी चाहिए। फैसल, आप अपने उसमें बोलते हैं कौम परस्तों से लड़ाई वाली बात, तो हम तो सिंधी, बलोच और पश्तून कौम परस्त सुनते हैं, तो वो आपसे लड़ते थे? यह कराची, आपका हवाला किन कौम नहीं, कराची के जो हालात गुजरे हैं ना 1980s में, मिड 80s के बाद जो कराची में फसादात, महाजिर पठान फसादात, महाजिर पंजाबी फसादात, अच्छा, ये जो लसानी तफरीक थी, लसानी जो फसादात थे, अब उसके पीछे कोई भी सियासी मकासद थे, जो डिक्टेटरशिप को जो ये चीज़ें चाहिए थी ताकि वो अपने उसको मजबूत कर सके, इक़्तिदार को मजबूत कर सके। और कराची के अंदर, कराची सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पे लेबर मूवमेंट्स बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो उसको तोड़ना था। तो लेबर मूवमेंट्स को नुकसान पहुँचाने के लिए ये जो लसानी नफ़रतें फैलाई गई और जो असलहा बांटा गया यहाँ पे, आज तक जो है वो इसके असरात ख़त्म नहीं हो सके। कितना अरसा रहे अमेरिका में? मैं 3 साल। 3 मुझे साल दिल ही नहीं था। मैं 3 साल में भी एक दफ़ा वापस आ गया, फिर मैं वापस गया। हाँ। और अम्मा का ख्याल था कि लख्त जिगर उधर महफूज है। अम्मी की वजह से। अच्छा, मेरी भी ख्वाहिश थी मैं अमेरिका चले जाऊँ। अमेरिका जाने से मुझे बहुत सीखने को मिला। अच्छा। सबसे ज़्यादा तो वहाँ की स्कूलिंग सीखने को मिली, और मैं इतना ख्वाहिशमंद हूँ कि पाकिस्तान की प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में तब्दीलियाँ आनी चाहिए। हमारे यहाँ तो अजीब सा सिस्टम है। हमारे यहाँ तो इतने सारे बोर्ड चलते हैं। अमीरों का सिस्टम अलग है यहाँ पे, मिडिल क्लास के सिस्टम अलग है यहाँ पे, वर्किंग क्लास को जो है वो उनके सिस्टम अलग हैं। तो ये अच्छा एक सेंट्रलाइज बोर्ड होना चाहिए जिसमें इंसान, मतलब बच्चों को इंसान समझ के खेल कूद में पढ़ाया जाए। फैसल, ये जो वालिद साहब थे, अम्मा थी, तो इनके दिल में मतलब ये सब इंसानों से मोहब्बत और हमदर्दी और हर वक्त उनके काम आना, तो ये रास्ता कहाँ से आया है? ईदी साहब की माँ से आया। अच्छा। ईदी साहब की माँ, ईदी साहब जब स्कूल जाते थे गुजरात में, इंडिया में, बाटवा गांव है हमारा, उस गांव में जब स्कूल जाते थे तो इस ईदी साहब की माँ जो थी वो इनको 2 पाई देती थी। 2 पाई में एक पाई जो है वो कहती थी कि आपके हैं, और दूसरी पाई जो है वो किसी गरीब मुस्तहक को देना। जब ईदी साहब वापस आते थे स्कूल से तो पूछती थी कि दूसरी पाई किस पे खर्च की,
जो पहली पाई है उसके बारे में नहीं पूछती, दूसरी पाई के बारे में पूछती थी किस पे खर्च की। तो ईदी साहब अक्सर बता देते थे कि इस पे खर्च की, इस पे खर्च की, वहाँ डाल दी, वहाँ कर दी, इसको दे दी। लेकिन कभी कभी ईदी साहब वो दूसरी पाई अपने ऊपर खर्च कर देते थे, तो फिर वो डांटती थी। अब वो डांटना जो है वो ईदी साहब की शख्सियत का बनना था कि तू अभी से इतना छोटा है, 7-8 साल का है और गरीबों का हक खा जाता है, बड़ा होगा तो बहुत जालिम बनेगा, तू बहुत गरीबों को सताएगा। तो ईदी साहब के दिमाग में ये बातें बैठती हैं। और अच्छा, ओवरऑल सब कॉन्टिनेंट पे हमारी माएँ जो है ना बच्चों को देती हैं, ये कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ चैरिटी बहुत ज़्यादा है सब कॉन्टिनेंट में, ख़ासकर पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान वाले पूरे रीजन में, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और हम पुरअमन लोग भी हैं, हम पुरतशद्दुद लोग नहीं हैं। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हम इतने पुरतशद्दुद हुए और इतने बंदूकें और हथियार और गुंडागर्दियाँ आई, इससे पहले हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो जो फैसल साहब की अम्मा से ये जो सरिश्त में आपके इंसानों के साथ हमदर्दी और भलाई का जज्बा बढ़ा, पहले भी होगा लेकिन बढ़ा, तो आप अपनी औलाद में इसी तरह का देख रहे हैं कि उनमें पहले से जज्बा है या वो डालना पड़ेगा, इंजेक्ट करना पड़ेगा? नहीं, हमारा घरेलू सिस्टम ऐसा है कि हम जब कोई भी, ईदी साहब जब कोई बड़ा इमरजेंसी होती थी, मेहराबपुर का ट्रेन हादसा था, हाँ, तो मैं तो ईदी साहब के साथ गया था, मेरी छोटे बेटे को भी ईदी साहब अपने साथ ले गए थे। और मेहराबपुर का ट्रेन हादसा मेरे ख्याल से तकरीबन 15 साल हो गए होंगे उसको, 15-16-17 साल हो गए होंगे। तो वो साद अभी भी सुनाता है, वो मेरा बेटा साद है, वो हाँ, अभी भी हाँ। सुनाता है कि पापा आपको याद है आप मस्जिद में सोए थे और हम घर में जाके सोए थे। तो मैंने कहा, मैं उसको कहता हूँ अक्सर कि बेटा वहाँ पे ज़ख्मी थे, वहाँ पे हलाकतें थी, तो वो उनको रात को कोई आके कहे कि भाई मुझे मेरे रिश्तेदार आ गए, हमें दूसरे शहर ले जाना है, हॉस्पिटल ले जाना है, तो मैं वहाँ पे मस्जिद में सोया था कि मुझे आके फ़ौरन उठा दें। तो बिल्कुल और अच्छा था। और मुझे खुशी ये थी कि मैंने काम संभाल लिया था और ईदी साहब को सुकून दे दिया कि आप घर पे जाके सो जाएं। हाँ। तो उस शहर का जो मेयर था ना, वो उसको, ईदी साहब को अपने घर लेके गया था, तो उसमें मेरे बेटे को भी लेके गया था, तो वो वाकया सुनाता है। तो इससे हमारे बच्चों की तरबियत थी, ईदी साहब हमेशा लेके जाते थे इनको, और मैं भी लेके जाता हूँ। तो ये इनकी तरबियत होती है कि किस तरीके से लोगों की मदद करनी है, हमारे सिस्टम का हिस्सा कैसे रहना है। आपकी तालीम क्या है? मेरी तालीम जो है, वैसे तो मैंने मास्टर्स की है, लेकिन डिग्री अभी तक नहीं निकाली है कराची यूनिवर्सिटी से। और ये पूरी की है या अभी कर पूरी ली? पूरी की है, कर ली, तो कंप्लीट। सुस्ती क्यों? एक टीचर ने मुझे फेल कर दिया था हाँ, मेरी शरारतों की वजह से। हाँ, आप शरारती हैं। हाँ, शरारती तो था मैं, छुट्टियां करना, टाइम पे जो है वो प्रोजेक्ट्स जमा ना कराना। अच्छा, प्रोजेक्ट्स करते थे ग्रुप में, तो हमारे ग्रुप में 3-4 लड़कियां होती थी, 1-2 लड़के होते थे, तो वो प्रोजेक्ट सारी लड़कियां करती थी, हम अपना सिर्फ नाम लिखते थे, हमें पता भी नहीं होता था क्या है प्रोजेक्ट। लेकिन फिर जब वो एग्ज़ाम में सवाल आ जाता ना, हम फंस जाते, फिर हम शक्ल देख रहे होते अपनी ग्रुप की लड़कियों का। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 चार। बेटे और 2 बेटियां। उनका जनरली क्या ख्याल है, क्या होना है उन्हें? क्या होना है, हाँ। मतलब एक तो बेटी मेरी बन गई MBBS डॉक्टर बन गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी और बड़ा बेटा जो है वो उसने एंटरप्रेन्योरशिप, जो MBA होता है ना, ये किया है। एंटरप्रेन्योरशिप के मतलब MBA की इक्विवेलेंट डिग्री है। और एक बेटा जो है वो 8वीं क्लास 9वीं क्लास में है। ये जो साद साहब है, 7 बड़ा हो गया, साद बड़ा है, हाँ, वो साथ। एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योरशिप अच्छा, वो साथ देता है, वो तो हमारे साथ काम करता है। अभी सिंध के जो सैलाब थे, इसमें इसका बहुत अच्छा किरदार था, और उसको फुल फैसिलिटेट करता हूँ मैं, और उसको बहुत सारी चीज़ें करने देते, जैसे मुझे ईदी साहब करने देते थे ना कि करो। अच्छा, ईदी साहब तो गाइड भी नहीं करते थे, कहते थे करो। अच्छा, मैं बाज़ औक़ात गलत कर बैठता था, तो कहते थे नहीं, ये तुम्हारा सीखना है, वाह, ये तुम्हारा सीखना है, ये तुम्हारा तजुर्बा है। और ये चीज़ जो है ना, मेरे में थोड़ा सा फ़र्क है। मैं साथ को पहले ही बता देता हूँ कि ये करने जाओगे ना, ये नुकसानात होंगे, तो लेकिन करना भी है और नुकसान कम से कम हो। तो वो साथ बहुत समझदार है। आपकी मिसेस क्या है? मेरी मिसेस मैट्रिक पास हैं, और वो बहुत मेरे साथ हैं। मेरी मम्मी के बाद जाने के बाद जो है, उन्होंने पूरा सिस्टम संभाला। ख़वातीन का सिस्टम मैं नहीं संभाल सकता था, और सारा असल काम ही ख़वातीन का। मर्द तो चलो सड़क पे भी सो जाएगा, लेकिन ख़वातीन का हमारा जो सिस्टम है, हमारी सोसाइटी में रहते हुए जहाँ ट्राइबलिज़म है, जहाँ रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है, वहाँ पर किस तरीके से इन बच्चियों को संभालना है, इनको प्रोटेक्ट करना है,
और तमाम तर बुराइयों से बचाना है और इस काबिल रखना है कि वो घर चला सके। तो वो किरदार जो है वो मेरी वाइफ ने बहुत अच्छा निभाया है। आपने कभी इस तरह वो उनकी सारी डेटा रखी है कि आजकल आपके पास कितनी यतीम बेवा और ये ख़वातीन हैं? हमारा डेटा कोई ऐसा कंपाइल्ड शक्ल में नहीं है, लेकिन रजिस्टर्ड होते हैं हमारे पास सारे बच्चे, औरतें, सब रजिस्टर्ड होते हैं। वैसे हमारा आजकल एक सेंट्रल रजिस्टर है, हाँ। सीआर कहलाता है, उसको सीआर नंबर कहते हैं, कंट्रोल रूम रजिस्टर। हाँ। और फिर हर सेंटर के अपना रिकॉर्ड भी होता है। नहीं, आपके पास डेटा क्यों नहीं है? इस ज़माने में डेटा का जहान ही डेटा से चलता है। असल में वो मार्केटिंग के लिए होता है, मार्केटिंग करते नहीं है। नहीं, मतलब मैं पूछने आया हूँ हाँ, कि कितने लावारिस बच्चे आपके पास इस साल जमा हुए। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, ये मैं- डिटेल में थोड़ा सा हमें वर्किंग करनी पड़ेगी और उसके लिए हम कर रहे हैं, कंप्यूटराइज कर रहे हैं बहुत सारी हाँ। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि और डेटा से आप ज़्यादा इनरिच हो जाएंगे ना। इनरिच भी हो जाएंगे और एक फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास कौन सा तबका मौजूद है हाँ। और कौन से तबके को कौन से ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है, कौन सी स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है, उस स्पेसिफिक उसमें चले जाएंगे आप। और ये अच्छा होगा, ये हमने नोट भी किया है और कर भी रहे। मैं मॉडल स्कूल बनाने के उसमें लगा हुआ हूँ। एक मुझे बहुत अच्छी स्कूल की जो ना सपोर्ट मिली है मैनेजमेंट की, वो मुझे हेल्प कर रहे हैं। मैं सुराब बोर्ड पे लगा हुआ हूँ कि बहुत अच्छा ज़बरदस्त मॉडल स्कूल बन जाए और हमारी बच्चियाँ और इवन बच्चे जो मुश्किल से मैट्रिक कर पाते हैं और इनको मैं हायर एजुकेशन की तरफ ले जाऊँ। एक मॉडल स्कूल जब बनेगा तो फिर ये ऑटोमेटिक फिर हायर एजुकेशन की तरफ जा सकेंगे। अच्छे टीचर्स जब इनको प्रोवाइड होंगे, हैं टीचर्स हैं हमारे पास, अच्छे भी हैं, लेकिन उनको और ज़्यादा एडवांस किया जाए, उनको और ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। और एक मतलब मॉडल स्कूल जो होती है ना, जो मैंने अमेरिका में देखी, इस तरह की स्कूल पाकिस्तान में भी अब ऐसी बनना शुरू हो गई, जिसको आप पेश कर सकें। हाँ, लेकिन वो सिर्फ अपर क्लास के लिए बनती हैं पाकिस्तान में। मैं हाँ। ऐसे तबके के लिए बनाऊंगा जो बेपहुंच है। बेपहुंच मतलब अनवांटेड है या मिसिंग है, वो बड़ों से नहीं मिलता। अगर बड़ों से मिल भी जाए 10-15 साल बाद वो बच्चा, तो वो कहें कि नहीं यार मेरे बच्चे को उन्होंने बहुत अच्छा तालीम दी। कभी आपने ये सोचा है कि ईदी साहब और आप में परफॉर्मेंस के हिसाब से फ़र्क आ गया है? एक तासर ये है कि जनाब अब्दुल सत्तार ईदी साहब जो है उसका कंट्रोल ज़्यादा था, जो भी डोनेशंस और चैरिटी, और आप वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे और मुख्तलिफ ब्रांचेज में सुराख हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा आज भी सेंट्रलाइज कंट्रोल है पूरे पाकिस्तान में। सारे जितने हमारे तकरीबन 150 के करीब बैंक अकाउंट्स हैं, उन सब में हमारे सिग्नेचर्स हैं, किसी और के नहीं हैं। हाँ, छोटे छोटे मसले होते हैं, ईदी साहब के ज़माने में भी होते थे, आज भी होते हैं, और आज हमारी सिस्टम और मजबूत होता जा रहा है। मैं पिछले 4 साल पहले शब्बर ज़ैदी के पास गया। शब्बर ज़ैदी को मैंने कहा कि मुझे ऑडिट करवाना है आपसे। हमारी वैसे ऑडिट होती है, लेकिन छोटी ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, छोटे ऑडिटर्स, छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना ऑडिटर्स की, वो करती हैं। तो मैंने कहा कि हमें ऑडिट कराना है, तो शब्बर ज़ैदी ने कुछ चीज़ें मेरे सामने रखी कि ये चीज़ें आप करो तो हम कर सकेंगे। वो उन्होंने फर्गूसन कंपनी का जो फर्गूसन कंपनी की रिक्वायरमेंट्स थी, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी हाई थी, हाई एंड पे थी, और हम वो चीज़ें कर नहीं रहे थे। फिर मैं अपने अकाउंटेंट के साथ बैठा कि मैंने कहा यार ये तो हम इस साल नहीं करवा सकेंगे। फिर वो मुझे पूछता भी रहा, फैसला करने के लिए आए नहीं है। मैंने उनसे माजरत की, मैंने कहा हम थोड़े अरसे में रेडी हो जाएंगे। मैं अब हमारे अकाउंटेंट से जो है वो पिछले दिनों बात कर रहा था कि हम अब तकरीबन रेडी हो चुके हैं। जो चीज़ें हमारे अंदर लैकिंग थी वो हमने कर ली, उस सतह पे आ गए। हाँ, उस सतह पे आ गए कि अब फर्गूसन को हम अपनी सारी चीज़ें शो कर सकते हैं। और वो उनका ऑडिट, अच्छा उन्होंने फर्गूसन ने ये कहा कि हम आपका फ्री करेंगे। हाँ, वो तो जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ शाबाश है उनको, हमारे लिए, क्योंकि ऑडिट लाखों रुपए में होती है और फर्गूसन जैसी कंपनी अच्छी खासी रकम लेती है। तो उसकी साख है ना, वो साख के हाँ, पैसे लेते हैं ना। उनकी साख है, वो प्रोफेशनल्स भी हैं। हाँ। और वो आपकी सेविंग्स भी करके देते हैं, आपके अंदर खामियां भी पकड़ के देते हैं, और फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपको कंपेयर करके भी देते हैं कि आप इस तरीके से करें। तो एक अच्छा, इंशाल्लाह इस साल जो है वो मेरा मतलब 2023 जो गुजर चुका, मेरा इरादा है कि मैं फर्गूसन से करूँ। एक समाजी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, वो ये है कि तालीम बढ़ती है तो मसाइल कम होते हैं समाज के,
तालीम बढ़ती है तो समाज के मसाइल कम होते हैं। तो जैसे जैसे हमारे यहाँ तालीम, इंटरनेट, मोबाइल, कम्युनिकेशन, आईटी और ये डिजिटल दौर उसमें हम दाखिल हो गए हैं, कम्युनिकेशन बढ़ी है, तो एक ऐसा डेटा चाहिए हमें कि आपके पास लावारिस बच्चे जमा होना कम हुए हैं या ज़्यादा हुए? हाँ, पाकिस्तान की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बच्चे आते हैं लेकिन जाने का रेशियो इनका बहुत बढ़ गया है, मतलब माँ-बाप के पास जाने का। अच्छा। अच्छा, कुछ बच्चों में भी कैटेगरीज़ हैं, एक चीज़ है। कुछ ऐसे होते हैं जो घरेलू बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं। स्ट्रीट चिल्ड्रन आते-जाते रहते हैं। आप उनका जो घरेलू स्ट्रक्चर होता है ना, वो कमज़ोर होता है, या बाप मर चुका होता है, या माँ मर चुकी होती है, सौतेली माँ होती है, या बाप हेरोइन पी रहा होता है। तो वो बेचारे घर में जब खाना नहीं मिलता तो वो स्ट्रीट चिल्ड्रन हो जाते हैं। तो स्ट्रीट चिल्ड्रन जो होता है वो होगा बज़ाहिर 8 साल का, लेकिन दिमागी तौर पे वो 28 साल का होता है, क्योंकि उसके साथ जिनसी ज़्यादती, उसके साथ जिस्मानी ज़्यादती बहुत कॉमन होती है। और ऐसे बच्चों को हम मिसिंग बच्चों के साथ नहीं रखना चाहते। तो हमेशा हम जो है वो बच्चों को तकसीम करके रखते हैं। उन बच्चों को जो हमारे पास मिसिंग होते हैं, जो ट्रेन के सफ़र के दौरान मिस हो जाते हैं, जो शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं या सफ़र कर रहे होते हैं बसों में, बस अड्डों पे मिस हो जाते हैं, वो बच्चे पुलिस के ज़रिए जब हमारे पास पहुँचते हैं या मकामी लोगों के ज़रिए हमारे पास पहुँचते हैं, वो अच्छे बच्चे होते हैं। उनसे मिल के ही, उनकी बात करने के अंदाज़ से ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये घरेलू बच्चा है, तो उसको हम बिल्कुल घरेलू माहौल देते हैं। और जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं उनको इनके साथ नहीं रखते, क्योंकि वो फिर अपनी जो खामियाँ हैं ना, बच्चों में मुंतकिल करते हैं। लड़कियां, ख़वातीन, बूढ़ी माएँ? सबको अलग-अलग रखा जाता है। अब तो माशाल्लाह शुरू में जब ईदी साहब ने काम किया था, तो ईदी साहब के पास सेंटर ही नहीं थे, एक कमरा यहाँ से शुरू किया था, तो वहाँ पे रखते थे, तो ईदी साहब खुद ही उनको लहनाना, करना, क्योंकि हमारे मुसलमानों में थोड़ा-सा जज़्बा कम है इंसानी खिदमत का, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इनको जो इतनी ज़्यादा तरबियत दी जाती है, वो हुकूकुल्लाह की दी जाती है कि बस अल्लाह की खिदमत करनी है, बाकी कोई कुछ नहीं करना। इबादत की नहीं करनी। हुकूकुल इबाद की तरफ ध्यान ही नहीं देते। हमारे मौलवी डरते हैं, क्योंकि वो जिस ट्रेंड पे चल पड़े हैं ना, तो वो सिर्फ कमर्शियल है, बस पैसा कमाना है। हुकूकुल इबाद की तरफ ध्यान ही नहीं देते। कहते हैं मस्जिद के अंदर एसी लगा दो, मस्जिद के अंदर मार्बल लगा दो, लेकिन किसी गरीब की मदद नहीं करनी है आपने। तो उससे नतीजतन लोगों के जहन जो है वो बहुत ही कन्फ्यूज्ड हैं। हुकूकुल इबाद की तरफ लोग बहुत कम जाते हैं, और इसीलिए हमें वर्कर भी बहुत कम मिलते हैं। तो हमारे जो ज़हनी माज़ूर होते हैं ना हमारे पास, वही हमारे बेस्ट वर्कर होते हैं। वाह वाह। वही हमारे बेस्ट वर्कर हैं, वही हमारे जो मरीज़ ऐसे हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो पेशाब पाख़ाना बिस्तर में करते हैं, उनकी सफाई करते हैं और दिल से करते हैं, दिल से। और अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि हमें डेडिकेटेड वर्कर्स मिल गए हैं हर सेंटर पे। कभी आपने ये स्टेटिक्स चेक किए कि मैं फिर वही सवाल पूछ रहा हूँ कि इसकी तादाद बढ़ रही है, लोग लावारिस और मतलब शेल्टर की तरफ, शेल्टर दे रहे हैं ना आप, तो शेल्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, या वो अब नफसियाती मामलात कम हुए हैं तो बच्चे, स्ट्रीट चिल्ड्रन भी कम हुए और लावारसी भी कम हुई है, मालकी भी ज़्यादा हुई है? तो ये ट्रेंड देखा है, जब इनकाउंटर बहुत बढ़ते हैं ना, लावारिस बच्चे बढ़ते हैं। अच्छा। तो कराची में और पूरे पाकिस्तान में इनकाउंटर्स होते थे महसूदों के, और ये जो पठानों की मुख्तलिफ ट्राइब्स हैं, उसमें फिर हमारे यहाँ पे हमने देखने में आया कि स्ट्रीट चिल्ड्रन की तादाद बहुत बड़ी थी, और वो ज़्यादा पठान थे। अच्छा। वो ज़्यादा पठान थे, क्योंकि ये जो मजहबी इंतहा पसंद तंजीमों के जो कारकुन होते हैं, वो कोई अमीर तो होते नहीं हैं, वो गरीब ही होते हैं, इस्तेमाली यही होते हैं। तो जब ये मारे जाते हैं तो उनको कोई संभालने वाला नहीं होता, उनकी मतलब घर टूट जाते हैं, वो बच्चे सारे सड़कों पे हैं। आज भी आप देखोगे तो एक बड़ी तादाद आपको पठानों की मिलेगी, इससे पहले नहीं मिलती थी, तो आप बच्चों की खास कर। फिर आपके यहाँ वो ज़ुबान का मामला आया होगा, तो फिर पश्तून आपको हमदर्द मिले वर्कर?
नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं है ना, हमारा तो एक सिस्टम बना हुआ है। और नहीं, उस बच्चे के साथ अपनी माँ बोली में तो बात करने वाले कुछ लोग होते हैं ना, हमारे यहाँ तो स्टाफ तो होता ही है, होता है। बस देखिए पश्तू हमारे यहाँ स्टाफ होता ही होता है। इसकी वजह यह है कि पश्तू जो है वो वर्किंग क्लास है। हाँ। और जो है वो आपको वर्किंग क्लास में बहुत बड़ी तादाद आपको पश्तूनों की मिलती है, फिर पंजाबियों की भी मिलती है, तो ये ज़बानें आपको मिलती हैं ना, आपके वर्कर्स में होते हैं। वो कराची में नहीं, पाकिस्तान में। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। मुझे एक और बात बताएं कि ज़्यादातर देखा गया कि आप बड़े शहरों तक ही मरकूज़ होकर रह गए हैं और फैल नहीं रहे। मतलब हर जगह आपकी एम्बुलेंस तो है, चित्राल तक है, वो सब ठीक है, बॉर्डर, वाघा का बॉर्डर या काबुल का बॉर्डर उधर तक है, लेकिन फिर भी वो जो सिस्टम आपका कराची में है या लाहौर में है, तो ये सिस्टम आपका बढ़ नहीं रहा, उसकी कोई वजूहत है? या मतलब आप कह रहे हैं कि देहातों की तरफ नहीं बढ़ रहा, बाकी जगहों पे छोटे शहरों की तरफ नहीं बढ़ रहा? पर हमारा है सिस्टम, ऐसा नहीं है। देखिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ उन जगहों पे काम करती हैं जहाँ पब्लिसिटी है, मीडिया है। हमारा ईदी सेंटर आपको हर उस शहर में मिलेगा जहाँ पे कभी मीडिया गया ही नहीं है। आपको ईदी की एम्बुलेंस मिलेगी कहीं ना कहीं जहाँ पे मीडिया नहीं जाता, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मीडिया ओरिएंटेड होती हैं, वो सिर्फ कैमरे के सामने ही रहना चाहती हैं। हम ऐसे नहीं हैं। हमारे ईदी साहब कहते थे 300 सेंटर है, मैं ईदी साहब को कहता था नहीं ईदी साहब मुझे कम लगते हैं। फिर मैं कहता था ईदी साहब को हमारे 125 के करीब सेंटर हैं। मैं करता था, बैंक अकाउंट्स थे उनके हिसाब से करता था, लेकिन ईदी साहब कहते थे नहीं हमारे 300 से ज़्यादा सेंटर है। इस साल मैंने सारे सेंटर, पिछले साल से 2023 से मैंने सारे सेंटर रजिस्टर्ड किए और उनकी एंट्रियाँ करना शुरू की यहाँ पे। आप मानेंगे 450 से ज़्यादा सेंटर अब तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और 450 से ज़्यादा सेंटर अब तक हो चुके हैं और अभी बाकी हैं, अभी बहुत सारे एरियाज़ बाकी हैं जिसके सेंटर नहीं हुए अभी तक। तो मैं खुद परेशान हो जाता था और ईदी साहब के अंदाज़ा जो था ना उससे भी हालांकि ज़्यादा ही सेंटर हैं। और हम से बस काम करते जा रहे थे। हमने, आप जो कह रहे हैं ना डेटा डेटा डेटा, हमने अभी डेटा पे काम भी नहीं किया, डेटा पे काम ही नहीं किया। इसकी वजह से आज हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं है ना, तो हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के 10 से ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़े होंगे लाजमन। और हमारे डेटा नहीं है उसकी वजह से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। हमने कभी काम ही नहीं किया इस सतह पे, हम तो बस काम करते जाओ। वो कर क्या कहते हैं, नेकी कर दरिया में डाल। तो अब तो पाकिस्तान में कुछ कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि नेकी कर और सज़ा के लिए तैयार हो जा। तो ऐसे भी दौर से हम गुजरे हैं। वो तो ठीक है, वो तो देखो वो वक्तन बढ़ते जाते हैं। कभी वैसे दौर मतलब आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं फिर चले जाते हैं। यार देखे ना, जो अब इस तरह का दौर वापस आया है, मेरे पे आया है अभी इस वक्त। हाँ नहीं, जो अच्छा ही करता है ना, जाए विलादत से पैगंबर सल्लम 10 साल नबी करीम की मिसाल हमारे सामने है कि उनको लहू लहान किया गया। ताइफ गए तो उनको फिर वो हिदायत भी है ना, वही रहनुमाई भी है। वही असल में आपकी आजमाइश होती है, वही आजमाइश होती है और गुजर रहे हैं, इंशाल्लाह हम निकलेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि इमरजेंसी के सिवा आप बाकी सेंटरों में, ज़िलों में, डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में कितनी वक्फे के बाद जाते हैं? अब आपको कह रहा हूँ 450 सेंटर हैं उसमें से। नहीं डिवीजन तो सिंध में 6 है। डिविजनल तो सभी जाते हैं, डिविजनल में तो शायद जाना होता है, लेकिन मेजॉरिटी सेंटर्स हमने विजिट भी नहीं किए। वो तो ठीक है, विजिट भी नहीं किए। जब चलते हैं तो विजिट करते जाते हैं, थोड़े 5-10 मिनट रुक गए फिर रुक गए। अब मैं विजिट हमारे इस तरह से करूँगा कि कुछ सेंटर्स हमारे पीछे रह गए सर्विसेज में। और अच्छा, हर सेंटर में हमारे जो है वो सिर्फ हमारा टावर सेंटर जो है ना उसमें 10 सर्विसेज दी जा रही हैं। हमारे जो छोटे सेंटर्स हैं उसमें 2-2, 3-3 सर्विसेज दी जा रही हैं। अब 10 सर्विसेज कौन सी हैं? लंगर खाना है, मिसिंग पर्सन सर्विस है, कॉल सेंटर है वहाँ पे, एम्बुलेंस, लोकल एम्बुलेंस मरकज़, फिर EMS की इमरजेंसी की एम्बुलेंस अलग होती है। इसके अलावा इसी तरह 7 तो आपको मैंने गिनवा दी, 7 है। तो लिस्ट हमने बनाई थी तो हमें पता चला कि खवातीन बच्चों का नहीं, बच्चों खवातीन का वहाँ पे नहीं है, नहीं वहाँ पे नहीं है। और अच्छा फैसल, वो खवातीन कि ये जो फलाह बहबूद, भलाई और अच्छाई कर रहे हैं ईदी सेंटर वाले, तो थ्रेट्स कितने हैं खवातीन को? हमारे यहाँ
मर्दाना समाज है ना, और सदियों से पहले इतना नहीं था, लेकिन जब से एक मज़हबी एक्सट्रीमिज़म, और फिर आपको कहूँगा कि ब्रिटिश राज जब हम पे आया तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उन्होंने जो अपनाई है, उससे इनको लाजमन इंतहा पसंदी फैलाना थी। इंतहा पसंदी के बगैर ब्रिटिश राज रह नहीं सकता था यहाँ पे, क्योंकि उनको 1857 की जो म्यूटनी थी उसमें अंदाज़ा हो गया था कि ये हमें कभी भी है ना यहाँ से मार के बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, ये मार के भगाएंगे। हाँ। और सबसे बड़ी गलती इन्होंने की, क्योंकि हम मजहबी तौर पे हसास लोग हैं, मुसलमान हो या हिंदू हो। 1857 का जो मामला उठा वो मजहबी बुनियाद पे उठा, कौमियत की बुनियाद पे नहीं उठा कि हम हिंदुस्तान को आज़ाद करा रहे हैं, ऐसा नहीं था। हमें इन्होंने गाय की चर्बी दे दी और सूअर की चर्बी दे दी है, अब हम इनको नहीं जान सकते, अब इनको नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ से बगावत शुरू हुई। तो मजहबी तौर पे ये बगावत थी, और इसके बाद इन्होंने जो स्ट्रेटजी अपनाई, उस लड़ाई में हिंदू मुसलमान मुतहद हो गए थे। फिर उन्होंने जो स्ट्रेटजी अपनाई कि डिवाइड एंड रूल, इनको लड़वाओ और हुक्मरानी करो। इसके बाद से जो है वो यहाँ पे मजहबी इंतहा पसंदी जड़ें पकड़ती गई। 1000 साल तक मुसलमानों ने हिंदुस्तान पे, दिल्ली पे हुक्मरानी की है। 8 सदियाँ तो पक्की। 1000 साल कहते हैं। हाँ, 8 सदियाँ, क्योंकि 600 साल तकरीबन सुल्तानों ने की है और 400-500 साल इन्होंने की है, मतलब तकरीबन इतना ही 400-500। उसमें इन्होंने कभी तबलीगी जमात नहीं बनाई, अंग्रेज़ों के दौर में बनी, RSS अंग्रेज़ों के दौर में बनी। इस हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान हुक्मरान नहीं थे, हुक्मरान यहाँ पे जो है वो हिंदू महाराजाओं की शक्ल में भी मौजूद थे, ब्राह्मण थे। हिंदू महाराजा जरूरी नहीं है वो ब्राह्मण हो, हिंदू महाराजाओं की शक्ल में भी यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन हमारे यहाँ तबलीगी जमातें नहीं थी, चाहे वो हिंदू तरफ हो या इस्लाम तरफ हो। ये बनी है ब्रिटिश राज के दौरान। 2 सवाल पूछ रहा हूँ। हमारे यहाँ इस्लाम जो फैला वो सूफियों ने फैला, और सूफी कभी बादशाह को पसंद नहीं करते थे। हाँ, वो तो रियासत की तरफ से कभी इस्लाम नहीं फैला। रियासत की तरफ से फिर अंग्रेजों ने यहाँ पे इस्लाम फैलाने की जिम्मेदारी ली। सूफियों को ओहदा तो नहीं चाहिए ना। वो मलंग थे, वो फकीर थे, ईदी साहब जैसे थे। हाँ, ईदी साहब। मैं आखिरी 2 सवाल पूछ रहा हूँ। एक सवाल मेरा ये है कि कभी हुकूमत को आपने बताया है कि जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए, लोगों के दिलों में बैठने के लिए, इंसानों की भलाई के लिए निसाब में कोई तब्दीली, कोई हुकूमत ऐसा काम करे, कभी उनसे आपने इस तरह मतलब स्पेशली मुलाकात करें नहीं, जनाब फलां मैं आ रहा हूँ, मेरी ये आपने कभी ये ख्याल किया है? नहीं, कभी भी नहीं। हमारे हुकूमत से वैसे ही राब्ते नहीं है। और आपको मैं बताऊँ, ये सेक्रेटरीज़ क्या होते हैं मुझे अभी पता चले हैं पिछले 1-2-3 सालों में। जब मुझे सिंध गवर्नमेंट ने 1-2 महकमों के अंदर एक ओहदा दिया, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, फिर जब मैं बैठा तो सेक्रेटरी सामने बैठता था। सिविल हॉस्पिटल का जो मैनेजिंग बोर्ड कमेटी है, ट्रॉमा सेंटर की मैनेजमेंट बोर्ड कमेटी, उसमें उन्होंने मुझे मेंबर बनाया गवर्निंग बॉडी का। उससे पहले मुझे समझ में नहीं आते थे ये सेक्रेटरी होते कौन है, और ये जो चीफ सेक्रेटरी होता है और एक महकमे के सेक्रेटरी होते हैं। मैंने फिर जाके मुझे अंदाज़ा हुआ ये सेक्रेटरी ये होते हैं। हम तो बिल्कुल ऐसे चल रहे होते थे जैसे एक ट्रेडिशनल तरीके से समझ लें, या बिल्कुल लो प्रोफाइल तरीके से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को चला रहे थे। अब जाके मैंने चीज़ें थोड़ी सी बेहतर करना शुरू की हैं, और अब सामने बहुत सारी आ रही हैं, और हमें बहुत पोटेंशियल है। मैं आपको बताऊं, हमें पाकिस्तानी अवाम ने, लोगों ने इतनी मोहब्बत की है और इतनी ताकत दी है कि हम जो काम कर रहे हैं ना, इससे 4 गुना ज़्यादा काम कर सकते हैं। फैसल में फिर सवाल पूछ रहा हूँ, सब वही, ये निसाब में बातें होंगी ना, तो बच्चे की तरबियत वहाँ से शुरू होगी। जैसे मैंने मेहराबपुर गया ना, तो वहाँ कुछ देख के आया ना। मैंने आपको कहा था कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है, ख़ासकर जो वर्किंग क्लास का, वो घटिया है, उसको बहुत तब्दील होने की ज़रूरत है। मुशर्रफ के दौर में तब्दील करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सिर्फ मजहबी उनसर को कम करने की कोशिश की थी। उसको अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। आपने कभी अभी तक नहीं की, लेकिन मेरा फ्यूचर है, मेरा इरादा है फ्यूचर में, क्योंकि वर्किंग क्लास को जब तक हम अच्छा तालीमी, और जब तक आप हुकूमत को कहेंगे नहीं, अच्छा तालीमी निज़ाम नहीं देंगे, अच्छा तालीमी निसाब नहीं देंगे,
हम बुनियादी तब्दीली नहीं ला सकते। और मेरा आखिरी सवाल ये है कि कभी दानिशरों में, शायरों में, कहानी नवीसों ने, मीडिया के लोगों ने आपके यहाँ कोई अर्ज़ी दी है कि मैं इन मिसिंग लड़कों, स्ट्रीट चिल्ड्रेन, लावारिस बच्चों, लड़कियों, ख़वातीन, माएँ, बहनें, उनकी जो कहानियाँ हैं वो लिखें? कभी सोचा है किसी ने? नहीं, आए हैं अदीब, मुख्तलिफ़ वक्तों में आते रहे हैं और हमसे पूछते भी हैं कि कोई ऐसी कहानी हो तो हमें बताएं। डॉक्टर शेरशाह जो है वो उसने की है, हमसे कहानियाँ लेता है, वो लिखता भी है। इससे पहले भी मुख्तलिफ़ अखबारात में छपती थी। आजकल जो है वो थोड़ा-सा मीडिया, पाकिस्तान में मीडिया क्राइसिस में रहा है। तो पिछले 4-5 सालों से पाकिस्तानी माशी बदहाली की वजह से मीडिया भी बहुत बदहाल हो चुका है। तो इस तरह की जो चीज़ें थी वो कम हुई हैं। लेकिन मुझे लगता है जैसे ही ये चीज़ें बेहतर होंगी, अब जो सोशल मीडिया जो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है। पाकिस्तान में थोड़ा-सा दबाया गया उसको, लेकिन अब जो है वो जगह बना रहा है और इसके बगैर समाज की तरक्की अब नामुमकिन है। सोशल मीडिया बहुत ईज़ी चीज़ हो गई है। आप जैसा आपका चैनल है ना लीडर टीवी, इसमें आपको बहुत बेसिक खर्च करना पड़ता है। ना तो पहले तो चैनल लो, सैटेलाइट से बुकिंग कराओ और उनको फीसेस दो, करोड़ों में खर्चा था साल का। अब आप सिर्फ जो है वो कैमरामैन हायर कर लें, वो भी नहीं कर सकते, आप अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। तो इतना ईज़ी हो गया है, साइंस अलैहिस्सलाम ने इतना आसान कर दिया है कि हमें अल्लाह तक पहुँचने में अब बहुत आसानी होगी। नहीं, अभी चूँकि मैं आखिरी तो कह बैठा, लेकिन एक आपकी बात से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है ना वो ये बना है मेरे पास, ज़िमनी सवाल, कि आप सोशल मीडिया में अप टू मार्क हैं? आपका ईदी सेंटर चूँकि तरक्की के नहीं, लिए ज़रूरी है। अभी पिछले 4-5-6 सालों से मेरा बेटा साद है, मेरा भांजा है अहमद, ये मुझसे लड़ते हैं कि हम पब्लिसिटी नहीं करते, सोशल मीडिया पे हमें आना चाहिए। इस साल इन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती बजट अप्रूव करवाया है और उसमें भी कुछ डोनर जो थे, जैसे फ़ेसबुक है, फ़ेसबुक का जो पाकिस्तान का जो हेड है ना, कंट्री हेड, वो हमारा डोनर है। तो उनसे मिल के उन्होंने कहा कि भाई फैसल भाई और ईदी साहब तो करते नहीं थे, आप हमारी मदद करें कि हम जो है वो सोशल मीडिया पे इसको चलाएं। तो अब जाके इस साल इन्होंने रमज़ान के अंदर थोड़ी सी कैंपेन्स चलाई। फैसल साहब, मैं जो फेसबुक का जो कंट्री हेड है उसने हमें पिछले साल 1.5 करोड़ रुपया दिया था। अच्छा, हमारे हॉस्पिटल है मूसा लेन हॉस्पिटल, जिसमें हम घुटने और हिप की जो है ना वो करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं, इम्प्लांट लगाते हैं। तो वो मेरे पास आया, फैसल मैं पैसे देना चाहता हूँ, मुझे प्रोजेक्ट दे। तो मेरे जहन में ये था। तो अब तक हम मेरे ख्याल से 57-58 लोगों के जो है वो लोग के रिप्लेस कर चुके हैं और उससे पहले हमने शुरू किया हुआ था। और डॉक्टर जो है जो करता है रिप्लेसमेंट, वो हमसे फ़ीस नहीं लेता। और हमारी और उस डॉक्टर के दरमियान एक कमिटमेंट है कि आप फ़ीस नहीं लोगे। डॉक्टर मरातिब हैं, सिविल हॉस्पिटल के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं, वो फ़ीस नहीं लेते, वो हमारी जगह यूज़ करते हैं, हम उसको इम्प्लांट लेके ख़रीद के देते हैं। मरीज़ को 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ता, दवाइयाँ भी हम दे देते हैं उसको, और नी और जो है वो हिप रिप्लेस हो जाती हैं और वो भी पैसा नहीं लेते, हम भी पैसे नहीं लेते। हमें तकरीबन 6 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए कॉस्ट आती है, लेकिन मरीज़ का फ़ायदा हो जाता है। और इस रमज़ान में 3-4 हो गए, मतलब वो शायद दूसरी जगहों पे काम नहीं है तो वो डॉक्टर फिर अब यहाँ पे आके कर रहा है। और फिर उसकी एक हमारी तो कमिटमेंट थी कि उन्होंने कहा था मुझे 50 करने, तो मैंने उनको कहा था नहीं 100 करें। लेकिन अब इसने, मेरी लास्ट मीटिंग हुई है, इसने कहा जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं करता रहूँ। माशाअल्लाह। तो अल्लाह करे ये सिलसिला चलता रहे और दूसरे भी अगर डॉक्टर आएँ और ये करें फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारा हॉस्पिटल खुला है और इस लेवल का है कि हमने 57 किए, अभी तक एक भी इन्फेक्शन नहीं हुआ और बहुत ज़बरदस्त तरीके से कामयाब हुए हैं। और हम ओपन हैं, हमारे पास अगर कोई आना चाहता है। मैंने बल्कि उनको कहा था कि मैं पूरे चारों सूबों के लोगों के लिए हम 100 करते हैं, और जो आबादी वाइज है ना, जैसे सिंध की आबादी जितनी है उतने परसेंट, 100 में से उतने परसेंट उनको दें। पंजाब की जितनी आबादी है 100% उसमें से उतने 100 में से उतने परसेंट उसको, लेकिन 200 था, सॉरी मैंने उनको 200 का कहा था। और आने जाने का भी खर्चा दें। और जो सरकारी अस्पतालों में बेचारे लिखवा के रखते हैं ना, वेटिंग में 3-3 साल, 5-5 साल से वेटिंग में होते हैं, घरों में माजूर हो जाते हैं, उनको बुलाएं, अपने खर्चे पे उनको बुलाएं, इलाज करें और फिर भी उनको घर तक अपने खर्चे पे पहुँचाएँ। ये था, लेकिन उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सके।
अगर वो राज़ी हो जाएगा ना, हम कर लेंगे। फैसल साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, और गाए बगाए हम मिलते रहेंगे, आपसे सुनते भी रहेंगे, आपसे सीखते भी रहेंगे। और लीडर टीवी आपका अज़हद मशकूर है कि आपने हमें टाइम दिया। मैं समझ रहा हूँ आपने कई एक लोगों को रोके रखा है, उनसे आपकी मीटिंग्स हैं, मुलाकातें हैं, कई लोग जो हैं रमज़ान के हवाले से आपके साथ मिलने के मुंतज़र हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी है। नाज़रीन, ये थे मोहतरम जनाब फैसल ईदी साहब। और फैसल ईदी साहब से आज के इस इंटरव्यू में मैंने बहुत सारी बातें सीखी हैं। मैं शुरू करता हूँ फेसबुक के पाकिस्तानी ओनर से, जिसको शाबाश हो, जिसको सलाम हो कि वो जनाब फैसल ईदी साहब की और जो हिप और टांगों के मुख्तलिफ आर्थो प्रॉब्लम्स हैं रिप्लेसमेंट के, उनमें वो मदद कर रहा है। और इन्हें उम्मीद है कि वो सारे डॉक्टर जो इस काम में मुफ्त कर रहे हैं सब कुछ, और अभी तक वो 57 लोगों के हिप और बाकी जो टांगे और जो मजदूर होके घरों में रह जाते और अपने बाकी कुंबे पे वज़न और बोझ हो जाते, वो अब ज़िंदगी अलग तरीके से गुजार रहे हैं, सिर्फ फेसबुक के पाकिस्तानी ओनर की वजह से। दूसरी बात यह है कि जनाब फैसल ईदी साहब को बहुत सारे काम भी हैं, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि ये किसी पंछी की तरह, किसी वो परिंदे की तरह पर मारने की कोशिश कर रहा है। हमने इन्हें ये भी रिक्वेस्ट किया है कि हुकूमत को कहे कि निसाब में ये तब्दीलियाँ लाएँ। हमने इन्हें ये भी कहा है कि डेटा के हवाले से और मीडिया के हवाले, मीडिया पे तो खैर इसका बेटा साथ लगा हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि ईदी सेंटर जो अभी जनाब अब्दुल सत्तार ईदी या जनाब मोहतरमा बिल्किस ईदी या फैसल ईदी की मिल्कियत नहीं है, बल्कि जहाँ भी इंसान का दिल धड़कता है और जहाँ भी इंसान की धड़कन किसी और इंसान के दिल की धड़कन को जारी रखने के लिए होती है, ये ईदी सेंटर उन सब का है। हम सब ईदी सेंटर के हैं, हम सब ईदी सेंटर के मालिक भी हैं, इसके वर्कर भी हैं, और इसकी जो जो चीज़ें सामने आती हैं उनको लीडर टीवी के ज़रिए हम गाए बगाए आपको बताते भी रहेंगे, दिखाते भी रहेंगे। इस मर्तबा इस छोटी सी मुलाकात के बाद हम ले रहे हैं आपसे इजाज़त, और फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।